डेली रिचुअल्स। ये किताब महान बुद्धिजीवियों और कलाकारों की दिनचर्या का एक मनोरंजक संग्रह है दोस्तों। इसमें जेन ऑस्टिन, लुडविग वैन बीथोवन और पाब्लो पिकासो जैसे मशहूर लोगों की काम की आदतों को बताया गया है। ये पोटेंशियल को अधिकतम करने और राइटर ब्लॉक को रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीके सिखाती है। इसके साथ ही ये क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए भी सुझाव देती है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर मैसन करी हैं, जो एक मैगजीन एडिटर और फ्रीलांस राइटर हैं। उनका नाम द न्यूयॉर्क टाइम्स और स्लेट जैसे नामचीन पब्लिकेशंस में छप चुका है। दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट को बनाने वाले रिचुअल्स पर एक नजर डालते हैं। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट को बनाने वाले रिचुअल्स पर एक नजर डालते हैं। चलते रहने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाते हैं दोस्तों? हर दिन एक ही ब्रेकफास्ट करते हैं? हो सकता है कि आप हमेशा अपना काम करने के लिए एक ही कैफे में एक ही टेबल पर बैठते हो, या हो सकता है कि आप उस डे लाइट को ही पूरी तरीके से इग्नोर कर दें, रात भर पढ़ते जागते हुए। तो दोस्तों, हम सभी में हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करने में हेल्प करती हैं। और ये बात हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स और फिलोसोफर्स के लिए अलग नहीं थी। उनके पास उनका लिटिल लाइफ हैक्स और जुनून भी था दोस्तों, जिन्होंने उन्हें जीनियसेस बनाने में हेल्प किया था। तो दोस्तों, ये समरी कुछ खराब और कुछ अच्छी आदतों का खुलासा करती है जिसने बीथोवन, सार्त्रे और मार्क्स जैसे क्रिएटिव लोगों और थिंकर्स को बनाया था दोस्तों। ज्यादातर आर्टिस्ट किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं। हाँ दोस्तों, ज्यादातर आर्टिस्ट किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, रात भर हार्ड वर्क करने, टाइपिंग या अपनी पेंटिंग को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करने वाले पेंटर्स की रोमांटिक इमेज से हम सभी फैमिलियर हैं, लेकिन यह फिक्स्ड नहीं है कि सभी क्रिएटिव्स ऐसे ही फंक्शन करते हों। फॉर एग्जाम्पल, पोएट W.H. ऑडन इस स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठते हैं। वह पर्टिकुलरली अपने वर्किंग आवर्स के बारे में केयरफुल थे। एक बार उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, दुनिया के सिर्फ हिटलर्स ही रात में काम करते हैं, कोई भी ऑनेस्ट आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता है। हालांकि सभी आर्टिस्ट इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कई आर्टिस्ट फिक्स्ड डे टाइम वर्किंग आवर्स को पसंद करते हैं दोस्तों। क्रिएटिव्स का एक ग्रुप अर्ली मॉर्निंग काम करने के लिए अट्रैक्टिव रीजन देता है। उदाहरण के लिए ऑथर टोनी मॉरिसन को ही ले लीजिए, जो लगभग सुबह 5 बजे उठना पसंद करते हैं और हर नए दिन की सुबह को विटनेस करते हैं। उनके लिए उजाले से पहले जागना और सूरज को उगते हुए देखना इंपॉर्टेंट है। वैसे एक मिस्टीरियस मूवमेंट मानते हैं जो उन्हें राइटिंग के लिए इंस्पायर करता है दोस्तों। कुछ लोगों को इस मॉर्निंग की एनर्जी से ऐसा बूस्ट मिलता है कि बस एक सुबह ही काफी नहीं होती है। उदाहरण के लिए नॉवेलिस्ट निकोलसन बेकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने एक दिन में 2 मॉर्निंग के टाइम का फायदा उठाया। मॉर्निंग में 4 बजे के वक्त उठकर राइटिंग का काम करके फिर सोने के लिए चले जाते हैं, और दूसरी बार मॉर्निंग में 8:30 बजे उठकर एक बार फिर से अपनी सेकंड मॉर्निंग का फायदा लेते हैं दोस्तों। लेकिन अर्ली मॉर्निंग्स के लिए जुनून यूनिवर्सल तरीके से बहुत दूर है दोस्तों। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए नाइट क्रिएटिव वर्क के लिए सबसे फेवरेबल टाइम है। जैसे मैं इस बुक की समरी को रात के 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कुछ लोग रात में अपना काम करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ऑथर एन बेटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एब्सोल्यूट नाइट उल्लू है वो। इन आइडियाज की खासियत यह होती है दोस्तों कि हम सभी डिफरेंट क्लॉक से जुड़े हुए होते हैं। एन का प्रेफर्ड वर्किंग आवर्स रात के 12 से 3 बजे का होता है। गुस्टाव फ्लेबर्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो नाइट में काम करने वाले एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। उनका एक रूटीन था जो उन्हें दिन के दौरान अपनी सोशल और फैमिली कमिटमेंट्स को पूरा करने को अलाउ करता था। इसने उनके रात के क्वाइट आवर्स को फ्री कर दिया जब उन्हें राइटिंग सबसे इजी लगती थी। कुछ क्रिएटर्स के पास उनकी अपनी लाइफ की सर्कमस्टांसेस की वजह से दूसरों की तुलना में ज्यादा टाइम होता है। हाँ दोस्तों, कुछ क्रिएटर्स के पास उनकी अपनी लाइफ की सर्कमस्टांसेस की वजह से दूसरों की तुलना में ज्यादा टाइम होता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिचर्ड राइट ने सिर्फ 5 महीने में 500 पेज नॉवेल्स का पहला ड्राफ्ट लिखा था? यह एक इंप्रेसिव फीट था दोस्तों, लेकिन यह भी एक ही लार्ज पार्ट में न्यूयॉर्क राइटर्स प्रोग्राम से पॉसिबल हुआ, जिसने उन्हें इस पीरियड के दौरान उनको फुल टाइम सैलरी प्रोवाइड की। ज्यादातर आर्टिस्ट पास्ट या प्रेजेंट दोनों ही टाइम शायद ही इतना किस्मत वाले होने का सपना देखते हो दोस्तों। ग्रेट माइंड अक्सर टाइम और मनी की कमी से हताश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वॉल्फगैंग मोज़ार्ट को मीटिंग्स को एंड करने के लिए एक हार्ड स्केड्यूल के साथ जुड़ना पड़ा
उनका ज़्यादातर टाइम या तो टीचिंग के लिए डेडिकेटेड होता था या अपने म्यूजिक को फिनेंस देने में हेल्प करने वाले कई पेट्रन्स के साथ सोशलाइजिंग होने में चला जाता था। उनके पास सिर्फ नाइट में अपनी कंपोजिशन करने का टाइम होता था और वे अक्सर अपने अगले बिजी डे के स्टार्ट से 5 घंटे पहले यानी रात के 1 बजे तक इसे जारी रखते थे। कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जिन्होंने खराब कंडीशंस को सहन किया। उन्होंने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम लंदन में एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी के रूप में बिताया। अपने मास्टर वर्क डैस कैपिटल के फर्स्ट वॉल्यूम को पूरा करने से पहले वो टाइम उन्होंने घोर गरीबी और बार बार होने वाली डिजीज में अपना समय गुजारा दोस्तों। हालांकि कोई भी शौक से डिफिकल्ट कंडीशंस को चूज नहीं करता है। अपने मन से कौन चाहेगा कि उसकी जिंदगी में डिफिकल्ट कंडीशन आए दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बिल अपनी EMIs पे करने के लिए बहुत कम फ्री टाइम का या अपने डे वर्क को चूज करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए हरुकी मुराकामी ने अपने करियर को स्पीड मिलने से पहले कई सालों तक टोक्यो में एक छोटा जैज क्लब चलाया था दोस्तों। बेशक कभी कभार ऑफिस जॉब की स्टेबिलिटी और रूटीन क्रिएटर के लिए अट्रैक्टिव होती है। उदाहरण के लिए ऑथर हेनरी ग्रीन की फैमिली के पास बहुत मनी था और वे अपना सारा वक्त राइटिंग के लिए डेडिकेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना दिन फैमिली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हेड ऑफिस में काम करने के लिए चुना। ड्रग्स और स्टिमुलेंट्स आर्टिस्ट को लॉन्ग आवर तक वर्क करने को अलाउ करते हैं या बस रिलैक्स करने के लिए। हाँ दोस्तों, ड्रग्स और स्टिमुलेंट्स आर्टिस्ट को लॉन्ग आवर्स तक वर्क करने को अलाउ करते हैं या बस रिलैक्स करने के लिए। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट माइंड की बायोग्राफिकल राइटिंग में कौन से वर्ड्स सबसे ज्यादा बार पॉप होते हैं दोस्तों? इंस्पिरेशन या लव जैसे वर्ड्स? असल में सबसे ज्यादा बार आने वाले वर्ड्स में एक वर्ड है कॉफी। मैं खुद भी आदि गुरुदास एक कॉफी का एडिक्ट हूँ दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो बताता हूँ। दोस्तों ब्रेन को एक्शन में किक करने की उसकी एबिलिटी के लिए उसे थैंक्स कीजिए और कॉफी इसके लिए दूर दूर पॉपुलर है और स्पेशली क्रिएटिव माइंड्स में जावा कॉफी के लिए ऐसा जुनून है कि खास इसके लिए वे अपने डेली कंजम्पशन के बेस पर रूटीन्स और सेरेमनीज को डेवलप करते हैं। उदाहरण के लिए लुडविग वैन बीथोवन अपनी मॉर्निंग ब्रू के लिए बहुत जिद्दी थे। वह ब्रू बहुत ही अनमोल 60 कॉफी बीन्स के साथ बनाया गया था, जिनमें से हर एक को हाथों से चुना जाता था। एक और कॉफी के जुनूनी पर्सन थे सोरेन किरकेगार्ड, जिनके पास अपनी इवनिंग कॉफी के लिए कप्स और सॉसर्स के 50 से ज्यादा यूनिक सेट थे। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को दिन के लिए सूटेबल कप और सॉसर का सिलेक्शन करने के लिए इंचार्ज रखा हुआ था। एक चॉइस को उसे जस्टिफाई करना था और एक सेलेक्टेड पेयर किरकेगार्ड को पेश करना था दोस्तों। हालांकि कुछ आर्टिस्ट और थिंकर्स के लिए कॉफी उनके क्रिएटिव प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए काफी नहीं थी दोस्तों। W.H. ऑर्डन ने सुबह उठकर अपनी स्ट्रिक्ट डाइट के लिए एम्फेटामिन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया ताकि वे सुबह उठकर रेडी हो सकें और रात में उन्होंने सोने के लिए खुद को तैयार करने के लिए सेडेटिव का भी उपयोग किया दोस्तों। जीन पॉल सार्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो वर्क को हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। फूड, एल्कोहल, ड्रग्स और स्मोकिंग से भरी हुई एक सोशल लाइफ से तंग आ चुके थे वो। इस फिलोसोफर ने काम को जारी रखने के लिए एम्फेटामिन और एस्पिरिन का एक पॉपुलर कॉम्बिनेशन कॉरिड्रेन का यूज किया दोस्तों। हर दिन में 1 से 2 बार टैबलेट्स के बीच रिकमेंडेड की जाने वाली डोसेज को सार्ट्रे लगभग 20 तक ले लिया करते थे दोस्तों। सोचिए 20 तक। लेकिन ऐसे हिस्टोरिकल क्रिएटिव्स सिर्फ वर्क के लिए ड्रग्स नहीं लेते थे। क्रिएटिव लाइफ अक्सर एपिक्यूरेन सेंसिबिलिटीज के साथ गुजरती है दोस्तों। शायद हेडोनिस्टिक बिहेवियर यानी कि इंजॉयमेंट और एक प्लेजर का जो एक सनक होती है अंदर का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आर्टिस्ट फ्रांसिस बेकन थे, जो अल्कोहल और ड्रग्स की अननेचुरल क्वांटिटी का कंजम्पशन करने के लिए जाने जाते थे और वह यूजुअली किसी पार्टी को सबसे लास्ट में छोड़ते थे दोस्तों। कुछ भी रॉन्ग या राइट तरीका नहीं होता है। ग्रेट माइंड्स अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बल पर खुद को डेवलप करते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ भी राइट या रॉन्ग तरीका नहीं होता है। ग्रेट माइंड्स अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बल पर खुद को डेवलप करते हैं। आइए इसको डिटेल में सुनते हैं। क्रिएटिव होना जारी रखना बहुत हार्ड हो सकता है दोस्तों, स्पेशली अगर आप अटक जाते हैं और किसी भी चीज में सैटिस्फाइड हुए बिना दिन को निराशा और थकावट के साथ खत्म करते हैं। लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात आती है दोस्तों, तो इसका कोई उपाय नहीं है और डिफरेंट वर्किंग रिदम्स इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कंपोजर बेंजामिन ब्रिटन ने इंस्पिरेशन के आइडिया का पता लगाया और अकेले ही हार्डवर्क करने में बिलीव किया। उनके कुछ कलीग्स ने यह भी कंप्लेन की कि उनका काम ही उनकी लाइफ थी, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी बहुत ब्रॉड थी। इसके ऑपोजिट नोवेलिस्ट जर्ट्रूड स्टीन हर दिन सिर्फ 30 मिनट की राइटिंग से ही सैटिस्फाई हो जाते थे। जब वो एक गाय को देखते हुए लिखते थे, उन्होंने एक बार लिखा था, अगर आप एक दिन में आधा घंटा राइटिंग करते हैं तो ये राइटिंग
साल दर साल बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये ना सिर्फ वर्किंग के लिए डेडिकेटेड टाइम की क्वांटिटी है, बल्कि जिस स्पीड से काम पूरा होता है वह आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तक कंप्लीटली चेंज होता चला जाता है। तो उदाहरण के लिए डिमिट्री शोस्टाकोविच पेन को पेपर पर चलाने से पहले अपने माइंड में एक पूरी कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते थे। इस तरीके से उन्होंने अलार्मिंग स्पीड के पॉइंट अपने कॉन्सेप्शन को ढाल लिया था दोस्तों। एक पोएट W.B. यीट्स एकदम इसके ऑपोजिट थे दोस्तों। एक बहुत स्लो राइटर होने की बात एक्सेप्ट करते हुए जब उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन में 5 या 6 से ज्यादा फाइन लाइंस कभी नहीं लिखी हैं। सोचिए दोस्तों, पूरे दिन में सिर्फ 5 लाइनें। तो हालांकि अपने इस क्रिएटिव फ्लो को बनाए रखने के लिए क्रिएटर्स के पास अक्सर अपनी खुद की ट्रिक्स होती हैं। जब उन्हें इस बात का क्लियर पता होता था कि एक स्टोरी को कैसे कंटिन्यू रखना है, किंग्सली एमिस एक्चुअल में दिन में राइटिंग स्टॉप कर देते थे। इससे उनको अगले दिन वापस से स्टार्ट करना इजी लगता था। वो ओवरडू नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे करते थे। कंपोजर मॉर्टन फेल्डमैन का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी जो कि उनको जॉन केज ने सिखाई थी। कुछ नोट्स के सीक्वेंस लिखने के बाद वह रुक जाते थे और फिर उसी सीक्वेंस को फिर से लिखते थे। उन्होंने पाया कि इस तरीके से अपने काम की कॉपी करने से उनको आगे की लाइंस के लिए इंस्पिरेशन मिलती और वो क्रिएटिवली लिखते चले जाते थे। बॉडी से जुड़ना माइंड को फ्री करने का एक पॉपुलर तरीका है दोस्तों। बॉडी से जुड़ना माइंड को फ्री करने का एक पॉपुलर तरीका है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्रिएट करने की कोशिश करते हुए इधर उधर बैठना आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से खाली कर सकता है। ट्रेडिशनल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर लेने से लेकर कुछ कम ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस तक जो कि आप आगे जानेंगे, ये आपको फिर से एनर्जाइज करता है दोस्तों। शायद अनसरप्राइजिंगली वॉकिंग करना और दूसरे स्पोर्ट्स क्रिएटिव लोगों के बीच पॉपुलर है। शायद अनसरप्राइजिंगली वॉकिंग करना और दूसरे स्पोर्ट्स क्रिएटिव लोगों के बीच पॉपुलर है दोस्तों। किर्कगार्ड एक ऐसे एंथुसियास्टिक थे जिन्होंने अपनी ज्यादातर दोपहर कोपेनहेगन से गुजरते हुए बिताई। असल में यह वॉकिंग टाइम ही था कि जब उनके पास अपने सबसे अच्छे आइडियाज आते थे। एक दिन जब उनको इंस्पिरेशन मिली तो वह फौरन अपने घर गए और अपनी डेस्क के पास खड़े होकर अपने आइडियाज को वो लिख रहे थे, जबकि उनकी टोपी अभी भी उनके सर पर ही थी दोस्तों। जॉन मीरो का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। वो एक स्ट्रिक्ट डेली एक्सरसाइज मंत्र रखते थे, बॉक्सिंग, जंपिंग रोप, जिम्नास्टिक, जो कि उनके मूड को बढ़ाने में हेल्प करता था और उनके रिकरेंट डिप्रेशन को दूर रखता था दोस्तों। न्यूडिटी यानी कि नग्नता के जरिए से बॉडी से जुड़ना कुछ ग्रेट थिंकर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। उदाहरण के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन डेली मॉर्निंग में उठते और अपने रूम में 30 मिनट या 1 घंटे न्यूड होकर पढ़ते और लिखते और इसी वक्त के दौरान वो एयर बाथ लेते हुए अपना समय बिताते थे दोस्तों। ठीक इसी तरह वुडी एलन भी जब भी किसी प्रोजेक्ट में अटका हुआ महसूस करते थे तब शार लेना पसंद करते थे। सारे कपड़े खोल के शार के नीचे खड़े होके उनको बहुत सारे आइडियाज आते थे, जैसे कि वह इसके बारे में कहते थे कि ये सब कुछ दूर कर देता है और पानी का जो फ्लो है वो मुझे रिलैक्स कर देता है। तो न्यूडिटी की तरह सेक्सुअलिटी का भी कुछ क्रिएटर्स के काम में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उदाहरण के लिए ऑथर थॉमस वोल्फ ने एक राइटिंग रिचुअल डेवलप किया था जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स यानी जेनिटल्स को छूना शामिल था। दोस्तों इसका उद्देश्य एक्साइटेड होना नहीं था, बल्कि एक गुड मेल फीलिंग की फीलिंग से जुड़ना था। ऐसा था जिससे वो इंस्पायरिंग फील कर सके। ऑथर जॉन चीवर भी बॉडी और सेक्स दोनों के गुणों के सपोर्टर थे, जो एक वीक में कम से कम 2 या 3 बार ऑर्गेज्म को करने का एम रखते थे। उनका मानना था कि अगर वो ऑर्गेज्म यानी इजैकुलेशन करके सेटिस्फाई रहेंगे तो उससे उनका कंसंट्रेशन और विजन इंप्रूव होएगा और वो अच्छा करेंगे, और ऐसा उनके साथ हुआ भी, ऐसा वो मानते थे। रिलेशनशिप्स ने कई आर्टिस्ट्स की लाइफ में एक जरूरी रोल निभाया है। हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप्स ने कई आर्टिस्ट्स की लाइफ में एक जरूरी रोल निभाया है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। कुछ वर्ल्ड रिनाउंड थिंकर्स और आर्टिस्ट्स ने दूसरे पॉपुलर क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। जीन पॉल सार्ट्रे और सिमोन ऐसी ही एक जोड़ी थी दोस्तों, लेकिन काम के लिए कोलैबोरेट करने के साथ साथ कई क्रिएटर फ्रेंड्स और पार्टनर्स होने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते थे, जो अक्सर उनकी लाइफ के ज्यादा प्रैक्टिकल और बड़े हिस्से में हेल्प करता था उनको। उदाहरण के लिए एलिस बी टॉकलस गर्ट्रूड स्टीन की पार्टनर घर के सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को मैनेज करती थी, जो सुबह 6 बजे उठती थी ताकि जब मिस्टर स्टीन 4 घंटे बाद जागे तो सब कुछ उनके लिए रेडी रहे। कंपोजर गुस्टाव मेहलर की यंग वाइफ एल्मा भी अपने पार्टनर की हर जरूरत के लिए अवेयर रहती थी। सुबह के वक्त बच्चों के चले जाने के बाद दिन का बाकी का टाइम मिस्टर मेहलर के साथ स्विम और वॉक करते हुए वो बिताती थी। जब वे इंस्पायर्ड हो जाते थे तो वह अपना अटेंशन डिवर्ट कर देती थी ताकि मिस्टर
महलर को काम में डिस्टर्बेंस ना हो। डेली टास्क में हेल्प करने के लिए पार्टनर होने के साथ साथ क्रिएटर्स के पास अक्सर वैल्यूएबल सोशल मेल मिलाप और फ्रेंडशिप भी होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए इमैनुअल कांट अपनी दोपहर की वॉक के बाद हर दिन अपने सबसे अजीज मित्र जोसेफ ग्रीन से मिलने जाते थे और उनसे बात करने के लिए कुछ घंटों तक वहीं रुकते थे। कैंट सोशलाइज होने के लिए रेडी रहते थे और डाइनिंग का उतना ही लुत्फ उठाते थे जितना कि उन्हें अपने गेस्ट को होस्ट करना पसंद था। एक और एक्सट्रीम एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स का है, जो ना सिर्फ फेडरिक एंजल्स के गुड फ्रेंड और कलीग थे बल्कि अक्सर रेगुलर हैंडआउट्स के लिए उन पर भरोसा भी करते थे, जिनसे एंजल्स इकोनॉमिस्ट को दूर ही रखते थे। हालांकि कुछ आर्टिस्ट्स किसी भी कंपनी के इतने दीवाने नहीं होते और एक लोनली लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। पेट्रिसिया हाईस्मिथ इसी किस्मत की थी। एक बार वह एक कॉकटेल पार्टी में कुछ लेट्यूस और स्नेल से भरा हुआ एक बैग लेकर पहुंची और उसने समझाया कि ये शाम के लिए उसके पार्टनर थे। सोचिए दोस्तों, लेट्यूस और स्नेल्स। एक क्रिएटिव हाउस होल्ड में अक्सर वुमेन और मेन के डिफरेंट रोल्स होते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों, ये सच है या नहीं, पर यह लंबे टाइम से सोचा जा रहा है कि वुमेन नेचुरली मल्टीटास्कर होती हैं और इस काम को पसंद करती हैं। पर यह सही है कि हिस्टोरिकली एक फीमेल आर्टिस्ट को पार्टनर को नेविगेट करने और सोशल स्ट्रिक्टनेस के तरीकों से अवेयर होना पड़ता है दोस्तों, अगर उनको सक्सेस की चाहत है तो 20th सेंचुरी में वुमेन की आज़ादी के मूवमेंट से पहले जो वुमेन क्रिएटिव वर्क के लिए अपनी लाइफ डेडिकेटेड करने में केपेबल थी, वह बहुत ही कम और हार्डली ही दिखाई देती थी। जेन ऑस्टन का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ऐसी ही दुर्लभ वुमेन थी वो। हालांकि वो अपनी वक्त की सबसे सक्सेसफुल राइटर्स में से एक बन गई थी। अपने मेल कॉन्टेम्पररीज से अलग सिचुएशन में काम करते हुए यूजुअली वह एक सिटिंग रूम में बैठकर लिखा करती थी, जो कि हाउस होल्ड की परेशानी और डिमांड से भरा रहता था दोस्तों। इसी के साथ ही उनको अपने काम को सर्वेंट्स और विजिटर्स से सीक्रेट रखना पड़ता था और वह किसी अनएक्सपेक्टेड कंपनी की वार्निंग देने के लिए एक टूटे फूटे दरवाजे पर ही डिपेंडेंट थी। फिर भी ऑस्टिन अपने टाइम के लिए बहुत लकी थी, क्योंकि उनकी फैमिली में स्पेशली उनकी बहन ज्यादातर डोमेस्टिक ड्यूटीज का चार्ज खुद ले लेती थी और उनको बहुत सपोर्ट करती थी। पर अल्मा महलर इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी दोस्तों। गुस्ताव से शादी करने से पहले वह अपने आप में एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थी। उसने अपना काम रोक दिया क्योंकि गुस्ताव ने जोर देकर कहा था कि फैमिली में एक से ज्यादा म्यूजिशियन नहीं होंगे। शुक्र है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मॉडर्न क्रिएटिव वुमेन फिर भी चैलेंज का सामना कर रही है। उदाहरण के लिए राइटर फ्रांसिस ट्रोलोप ने जब राइटिंग शुरू की थी तो वह 53 साल की थी। हाँ दोस्तों, 53 साल की। अपने बीमार हस्बैंड और चिल्ड्रन का सपोर्ट करने के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालते हुए अपनी राइटिंग के लिए टाइम निकालने के लिए वह हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 4 बजे अपना काम शुरू कर देती थी। ऑथर टॉनी मॉरिसन को भी वर्क और होम लाइफ के बीच उलझना पड़ा था दोस्तों। अपने लिटरेरी करियर के ज्यादातर टाइम उन्होंने 9 to 5 की जॉब करते हुए सिंगल हैंडेडली ही अपने दोनों बेटों को पाला था। तो दोस्तों, इस किताब की समरी के एंड में हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करते हैं। पहला, ज्यादातर आर्टिस्ट किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं। सभी आर्टिस्ट फंडामेंटलिस्ट नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन कई लोग फिक्स्ड डे टाइम वर्किंग आवर्स को पसंद करते हैं। जैसे कोई दिन में काम करता है तो कोई रात में वक्त निकाल कर काम करता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, अपने क्रिएटिव फ्लो को बनाए रखने के लिए क्रिएटर्स के पास अक्सर अपनी खुद की ट्रिक्स होती हैं। जब उन्हें इस बात का क्लियर पता होता था कि एक स्टोरी को कैसे कंटिन्यू रखना है, किंग्सली एमिस एक्चुअल में दिन में राइटिंग स्टॉप कर देते थे। इससे उनको अगले दिन वापस इसे स्टार्ट करना इजी होता था। तीसरा पॉइंट, सेक्सुअलिटी का भी कुछ क्रिएटर्स के काम पर एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। उदाहरण के लिए ऑथर थॉमस वुल्फ ने एक राइटिंग रिचुअल डेवलप किया था जिसमें वो अपने प्राइवेट पार्ट्स जेनिशल को छूते थे। इसका उद्देश्य एक्साइटेड होना नहीं होता था, बल्कि जो गुड मेल फीलिंग है उस फीलिंग को फील करके वो कुछ इंस्पायरिंग महसूस करके कुछ क्रिएटिव लिखना चाहते थे। चौथा पॉइंट, ये सच है या नहीं पता नहीं दोस्तों, लेकिन वुमेन नेचुरली मल्टीटास्कर्स को पसंद करती हैं। पर यह सही है कि हिस्टोरिकली अगर एक फीमेल आर्टिस्ट को सक्सेस चाहिए तो उसे अपने पार्टनर को नेविगेट करने और सोशल स्ट्रिक्टनेस के तरीकों से अवेयर होना पड़ता है। दोस्तों, मैं तो आपसे अंत में यही कहूंगा कि इस बुक का मेन मैसेज है हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेम्परेरी, दोनों ही रूप से आर्टिस्ट एंड थिंकर्स की कुछ रूटीन्स को आपको रिव्यू करना चाहिए। हम सीखते हैं कि क्रिएटिव फील्ड में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन खोजने के काउंटलेस तरीके होते हैं। हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि कौन सा तरीका हम पे काम करता है, जिससे हमारा बेस्ट क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है, हम कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं और अपने फील्ड के चैंपियन बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं।
दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें। और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।